नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपसे लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th सामाजिक विज्ञान चैप्टर 3 भारत में राष्ट्रवाद पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, व्याख्या करें क उपनिवेशवाद उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी। ख पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। ग भारत के लोग रॉल्ट एक्ट के विरोध में क्यों थे। घ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया। उत्तर क आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी, क्योंकि नंबर 1, औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। नंबर 2, उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था। नंबर 3, वियतनाम, चीन, बर्मा, भारत और लैटिन तथा अफ्रीकी देशों में राष्ट्रीय आंदोलन उनके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शोषण के कारण प्रारंभ हुए। इनमें राष्ट्रीय भावनाओं का विकास हुआ तथा उन्होंने उपनिवेशवाद को पूरे विश्व से हटा दिया। इस कारण राष्ट्रवाद का उदय उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के कारण हुआ। उपनिवेशिक देश उपनिवेशवाद का विरोध करने के लिए एकजुट हुए, उपनिवेशिक शासक का विरोध किया तथा अपने देश के हित के लिए एकजुट होकर लड़े। इससे राष्ट्रवाद को पनपने में मदद मिली। प्रथम विश्व युद्ध 1 अगस्त 1914 ईस्वी में मित्र राष्ट्रों ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, अमेरिका तथा धुरी राष्ट्रों ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, जर्मनी, तुर्की, इटली के मध्य प्रारंभ हुआ। इसका भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन पर व्यापक प्रभाव पड़ा, जो इस प्रकार है। नंबर 1, भारतीयों का विश्व से संपर्क। इस युद्ध में सैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए बड़ी संख्या में भारतीय को सेना में भर्ती किया गया। जब वे युद्ध क्षेत्रों में गए तो वहां से मिले अनुभवों का उन पर प्रभाव पड़ा और उनमें आत्मविश्वास जागा। उन्होंने यह भी जाना कि स्वतंत्रता, वातावरण और लोकतांत्रिक संगठन क्यों होते हैं। अतः वे ऐसी ही स्थिति भारत में भी विकसित या स्थापित करने के लिए तत्पर हो गए। नंबर 2, आर्थिक प्रभाव। युद्ध के कारण ब्रिटेन की रक्षा व्यय बढ़ गया। इसे पूरा करने के लिए उसने अमेरिका जैसे देशों से कर्जे लिए। इन कर्जों को चुकाने के लिए भारतीय पर सीमा शुल्क और अन्य टैक्स बढ़ा दिए। इस कारण भारतीय पर आर्थिक दबाव बढ़ा। इसी समय कीमतें भी बढ़ जाने से भारतीय की आम आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। अतः आम भारतीय जनता अंग्रेजी शासक के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित हो गई। नंबर 3, सांप्रदायिक एकता। खलीफा के प्रश्न पर सभी मुसलमान अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। जब गांधी जी ने अली बंधुओं के सहयोग के लिए खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया तो हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। साथ ही 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हो गया। इस कारण भारत में सांप्रदायिक एकता को मजबूत आधार प्राप्त हुआ और राष्ट्रवादी आंदोलन का जनाधार बढ़ा। नंबर 4, प्राकृतिक संकट। 1918 से 1921 के मध्य भारत में अकाल, सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं पड़ी, जिससे सरकार का रवैया असहयोगपूर्ण था। आम जनता महामारी का शिकार हो रही थी और सरकार इनसे निपटने के लिए कोई खास प्रयास नहीं कर रही थी। इस कारण भारतीय अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध एकजुट हो गए। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। 1915 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास किया। यह एक दमनकारी एक्ट था। इसने क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने के बजाय और तीव्र कर दिया, जिससे आम जनता में भी राष्ट्रवादी भावनाएं पनपी। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ग भारत में रॉल्ट एक्ट का विरोध। नंबर 1, 1918 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने रॉल्ट की अध्यक्षता
में एक समिति नियुक्त की जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को रोकने के लिए कानून बनाना था। नंबर 2, इस समिति ने 2 कानून बनाए जिसके द्वारा सरकार को स्वतंत्रता आंदोलन का दमन करने के लिए असीम अधिकार मिल गए। इसका प्रमुख कानून था सरकार राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए जेल में 2 साल के लिए कैद कर सकती थी। भारतीय ने इसे काला कानून कहा था। इसके विरोध में हड़कंप इसके विरोध में हड़ताल व प्रदर्शन किए। नंबर 3, गांधी जी ने भी इसके विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ करने का आह्वान किया। इसका यह विरोध अंततः असहयोग आंदोलन के रूप में प्रकट हुआ। 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक जगह पर बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। आंदोलनकारियों ने कुछ पुलिस वालों को थाने में बंद कर आग लगा दी। इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किया। उनको लगा था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा था। प्रश्न नंबर 2, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? उत्तर, सत्याग्रह के विचार का मूल आधार सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना है। गांधी जी इसके प्रबल समर्थक थे तथा उन्होंने इसकी व्याख्या इस प्रकार की। नंबर 1, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़न से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं। नंबर 2, प्रतिरोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। नंबर 3, इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोरना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विश्वास करने की बजाय सच्चाई को देखने और उसे सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। नंबर 4, इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का अटूट विश्वास था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित पर अखबार के लिए रिपोर्ट लिखें। क, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ख, साइमन कमीशन। उत्तर, क, जलियांवाला बाग हत्याकांड। संपादक, टाइम्स ऑफ इंडिया, दिल्ली। महोदय, आज 13 अगस्त 1919 ईस्वी की शाम को जलियांवाला बाग में भयंकर हत्याकांड हुआ जिसने विश्व मानवता को शर्मिंदा कर दिया। इसमें एक और अपने प को संभ कहने वाली अंग्रेजी सरकार थी और दूसरी तरफ असभ्य अशिक्षित माने जाने वाले भारतीय थे। यह घटना इस प्रकार घटी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध अमृतसर में सार्वजनिक हड़ताल हो गई है तथा हर जगह जनसभाओं का आयोजन हो रहा है। इसी समय आज 13 अप्रैल को वैसाखी वाले दिन लोग वैसाखी के मेले में सम्मिलित होने के लिए इस बाग में बड़ी संख्या में एकत्र हुए। इसी बाग में एक शांतिपूर्ण जनसभा भी चल रही थी। अचानक जनरल डायर जौलधर डिवीजन का कमांडर सेना की एक टुकड़ी के साथ यहाँ पहुँचा। उसने बाग के मुख्य दरों को बंद कर दिया तथा बिना किसी चेतावनी के निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। यह गोलीबारी 10 मिनट तक चलती रही। चूँकि लोगों को बचाव का कोई मार्ग नहीं मिला, इस कारण वह इसमें फंस गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार एकत्र लोगों की संख्या 20,000 के आसपास थी। इसमें से 1,000 लोग मारे गए जबकि सरकारी आंकड़ों यह संख्या 379 बता रहे हैं। इस घटना की जानकारी जैसे ही लोगों को प्राप्त हुई उनमें सरकार के विरुद्ध आक्रोश और गुस्सा भड़क उठा है तथा अमृतसर तथा पंजाब के अन्य भागों में तनाव का माहौल बन गया है। अतः सरकार ने स्थिति पर काबू पाने के लिए सारे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया है। अतः मैं निवेदन करता हूं कि इस समाचार को अपने अखबार में मुख्य पृष्ठ पर छापें जिससे संपूर्ण विश्व और भारतवर्ष को इनकी जानकारी मिले। जो अंग्रेजी सरकार जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहकर सम्मानित कर रही है उसको उसके इस अमानवीय कृत्य के लिए दंडित किया जाए। जय हिंद,
भवदीय क ख ग। ख साइमन कमीशन संपादक नव जागरण कलकत्ता महोदय 3 फरवरी 1928 ईस्वी को इंग्लैंड की सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों का एक कमीशन भारत भेजा। इसके मुख्य उद्देश्यों भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना तथा उसके बारे में सुझाव देने हैं। इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं है, अतः इस कमीशन को घोर विरोध होने लगा। इसको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे हैं। साइमन विरोधी प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे हैं। इस कमीशन में जहां कोई भी भारतीय सदस्य नहीं है, वहीं इसकी रिपोर्ट अपूर्ण और अव्यावहारिक है। इसमें औपनिवेशिक साम्राज्य का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही इसमें अधिराज्य की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। इसमें केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। कमीशन ने व्यक्त मताधिकार की मांग को भी अव्यावहारिक बताकर ठुकरा दिया है, अतः यह रिपोर्ट भारतीय को संतुष्ट नहीं कर पा रही है। इसी कारण चारों ओर इसका विरोध हो रहा है। इस रिपोर्ट द्वारा सांप्रदायिकता को जो बढ़ावा दिया गया है, यह सरकार के भारत के प्रति गलत उद्देश्यों को उजागर करता है। अतः मैं आपसे निवेदन करती हूं कि इस रिपोर्ट को आप अपने अखबार में मुख्य पृष्ठ पर छापकर भारतीयों की भावनाओं पर आघात करने वाली अंग्रेजी सरकार की आलोचना करें। जय हिंद। भवदीय क ख ग। प्रश्न नंबर 4, इस अध्याय में दी गई भारत माता की छवि और अध्याय 1 में दी गई जर्मेनिया की छवि की तुलना कीजिए। उत्तर, भारत माता और जर्मेनिया की छवि की तुलना। चर्चा करें। भारत माता की छवि, जर्मेनिया की छवि। भारत माता की छवि नंबर 1, इस छवि को अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1905 में बनाया। नंबर 2, इसमें भारत माँ को अन्नपूर्णा के रूप में दर्शाया गया है, जिसके एक हाथ में माला, एक में पुस्तक, एक में भोजन तथा एक में कपड़ा है, जो वह भारतीयों को प्रदान कर रही हैं। नंबर 3, भारत माता की दूसरी छवि में उसे सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है। उसके एक हाथ में त्रिशूल है, जिस पर झंडा लहरा रहा है। वह हाथी और शेर के बीच खड़ी हैं। यह दोनों पशु, व्यक्ति और सत्ता के प्रतीक हैं। नंबर 4, भारत माता की दोनों छवियों में शांत, गंभीर तथा आध्यात्मिक जैसे देवीय गुणों के भाव प्रकट हो रहे हैं। नंबर 5, भारत माता की छवि श्रद्धा तथा राष्ट्र भाव के प्रति आस्था का प्रतीक है। जर्मेनिया की छवि नंबर 1, इस छवि को चित्रकार फिलिप वेट ने 1848 में बनाया। नंबर 2, इसमें जर्मेनिया को राइन नदी पर पहरा देते हुए दर्शाया गया है। नंबर 3, जर्मेनिया के हाथ में तलवार है, जिस पर खुदा है कि जर्मन तलवार जर्मन राइफल की रक्षा करती है। नंबर 4, जबकि जर्मेनिया की छवि रुद्र गुणों से युक्त राष्ट्रीयता व देशभक्ति का प्रतीक है। नंबर 5, जर्मेनिया की छवि रुद्र गुणों से युक्त राष्ट्रीयता व देशभक्ति का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 1, 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सभी सामाजिक समूहों की सूची बनाइए। इसके बाद उसमें से किन्हीं 3 को चुनकर उनकी आशाओं और संघर्षों के बारे में लिखते हुए यह दर्शाइए कि वे आंदोलन में शामिल क्यों हुए। उत्तर, 1921 में असहयोग आंदोलन में भारत के विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। आंदोलन में शामिल प्रमुख सामाजिक समूह निम्नलिखित थे: शिक्षित, मध्यम वर्ग, भारतीय दस्तकार और मजदूर, भारतीय किसान, पूंजीपति वर्ग, जमींदार वर्ग तथा व्यापारिक वर्ग सभी ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। नंबर 1, शिक्षित मध्यम वर्ग। शहरों में शिक्षित मध्यम वर्ग ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए। शिक्षित वर्ग आंदोलन में शामिल इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने देखा कि इनके बराबर पढ़े लिखे अंग्रेज इनके अफसर बन जाते थे।
भारतीय लोगों को वेतन भी अंग्रेजों के मुकाबले कम मिलता था। वे केवल क्लर्क क्लर्क ही पैदा होते थे और क्लर्क ही मर जाते थे। इस भेदभावपूर्ण नीति के कारण शिक्षक वर्ग अंग्रेज सरकार का विरोधी था। नंबर 2, व्यापारी वर्ग। बहुत से स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। अंग्रेज सरकार की गलत नीतियों के कारण व्यापारी वर्ग पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। अंग्रेज सस्ते दामों पर कच्चा माल ब्रिटेन ले जाते थे और वहां से तैयार माल लाकर अधिक कीमत पर भारत में बेचते थे। भारतीय व्यापारी को इससे बहुत नुकसान होता था। नंबर 3, सामान्य जनता। असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया था क्योंकि आम जनता ने विदेशी कपड़ों तथा चीज़ों का बहिष्कार किया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की और विदेशी कपड़ों की होली जलाई। आम जनता अंग्रेजों के अत्याचार से दुखी हो चुकी थी, इसलिए उसने बढ़ चढ़कर असहयोग आंदोलन में भाग लिया। नंबर 4, बागान मजदूर। गांधी जी के विचार और स्वराज की अवधारणा जब मजदूरों को समझ में आई तो वे भी बागानों की चारदीवारियों से बाहर निकलकर राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित हो गए। वह अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। वह बागानों को काम छोड़कर अपने घरों को लौट गए क्योंकि उनको लगने लगा कि गांधी राज आते ही सबको जमीन मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 2, नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। उत्तर, 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने इरविन को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। नमक का अमीर गरीब सभी प्रयोग करते थे। यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था, इसलिए नमक पर कर को ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनकारी पहलू बताया था। 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 56 स्वयं सेवकों के साथ नमक यात्रा शुरू की। यह यात्रा साबरमती से डांडी नामक गुजरात तटीय कस्बे में जाकर ख़त्म होती है। 6 अप्रैल को वह डांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबाल दर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था। यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। नंबर 1, इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों को सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया। नंबर 2, यह यात्रा साबरमती से 240 किलोमीटर दूर डांडी में जाकर समाप्त होनी थी। गांधी जी की टोली ने 23 दिनों तक हर रोज लगभग 10 मील का सफ़र तय किया। गांधी जी जहां भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया। कहा कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्ण अवज्ञा करें, यानी कि अंग्रेजों को कहा न माने। इस प्रकार गांधी जी की नमक यात्रा उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक बन गई। प्रश्न नंबर 3, कल्पना कीजिए कि आप सिविल नाफरमानी आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिला हैं। बताइए कि इन अनुभव का आपके जीवन में क्या अर्थ होता है। नंबर 1, सिविल नाफरमानी आंदोलन में अनेक औरतों ने बड़े पैमाने पर भाग लिया। गांधी जी की बातों को सुनने के लिए औरतों अपने घरों से बाहर आ जाती थी। मैंने भी इस समय अनेक जलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। मैं भी अन्य महिलाओं के साथ जेल गई। इन आंदोलन के दौरान मैंने यह अनुभव किया कि शहरी क्षेत्रों में सभी वर्गों की महिलाओं ने भाग लिया, परंतु इसमें उच्च जातियों की महिलाएं अधिक थीं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में संपन्न किसान परिवार की महिलाएं ने अधिक भाग लिया। इस दौरान मैंने पाया कि सभी राष्ट्र सेवा को अपना प्रथम कर्तव्य
मानने लगे। हम महिलाओं में यह आत्मविश्वास जागा कि वह घर के अतिरिक्त राष्ट्र सेवा का दायित्व भी निभा सकती हैं। परंतु कांग्रेस ने लंबे समय तक महिलाओं को उच्च पद नहीं दिए, उन्हें अदालतों में केवल प्रतीकात्मक उपस्थिति तक ही सीमित रखा। प्रश्न नंबर 4, राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचित का के सवाल पर क्यों बटे हुए थे? उत्तर, पृथक चुनाव प्रणाली का अभिप्राय ऐसे चुनाव क्षेत्रों से है जिनका निर्माण धर्म के आधार पर किया जाए, अर्थात एक धर्म का व्यक्ति केवल अपने धर्म के व्यक्ति को ही वोट देगा। अंग्रेजों ने भारत में फूट डालने के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण किया। इससे इन कार्य में अंग्रेज सरकार काफ़ी हद तक सफल रही, क्योंकि पृथक निर्वाचन क्षेत्र पर भारतीय आपस में बंट गए। नंबर 1, कांग्रेस पृथक निर्वाचन पद्धति का विरोध कर रही थी। पहले अंग्रेजों ने केवल हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही थी, किंतु बाद में जब हरिजनों को भी हिंदुओं से अलग करके पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटने की बात कही जाने लगी तो कांग्रेस ने इसका खुलकर विरोध किया। नंबर 2, दलितों के उद्धार में लगे B.R. अम्बेडकर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहते थे। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अल्पता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। नंबर 3, भारत को मुसलमान समुदाय भी पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के पक्ष में था। मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि यदि मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आंतरिक सीटें दी जाएं तथा मुसलमान बहुल प्रांतों में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वह मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार इस बातों से पता चलता है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को लेकर भारतीयों में फूट पड़ गई थी। कांग्रेस इस पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के खिलाफ थी, जबकि दलित वर्ग तथा मुस्लिम वर्ग इसके पक्ष में थे। जिन्ना और अंबेडकर जैसे नेता चाहते थे कि पृथक निर्वाचन पद्धति को लागू किया जाए, जिससे दलितों और मुसलमानों को राजनीतिक में विशिष्ट स्थान प्राप्त हो सके, जबकि गांधी जी इसके विरुद्ध थे। उनका कहना था कि पृथक निर्वाचन पद्धति से भारत में विभिन्न धर्मों के लोगों में रोष उत्पन्न होगा, उनकी एकता समाप्त हो जाएगी, इसलिए वे इसे स्वीकारने के पक्ष में नहीं थे। परियोजना कार्य। प्रश्न नंबर 1, कीनिया के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन का अध्ययन करें। भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों की तुलना कीनिया के स्वतंत्रता संघर्ष से करें। उत्तर, कीनिया की खोज सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने की। 1498 में वास्को डी गामा मोम्बासा पहुंचा। इसके बाद समुद्री रास्ते से पुर्तगालियों ने कीनिया के साथ मसालों का व्यापार शुरू किया। 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश, डच तथा अरबों ने भी इस क्षेत्र में आना शुरू किया और 1730 तक इन यूरोपीय शक्तियों ने पुर्तगालियों को कीनिया से बाहर कर दिया। 1885 में जर्मनों ने इस पर कब्जा किया और 1890 में इनके तटीय प्रदेश ब्रिटेन को सौंप दिए। अंग्रेजों ने कीनिया युगांडा रेलवे का निर्माण किया। इसका कुछ स्थानीय जनजातियों ने विरोध किया। 20वीं सदी के आरंभ में ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय किसानों ने कॉफ़ी और चाय की खेती करनी प्रारंभ कर दी। 30,000 श्वेत लोग यहाँ आकर बस गए और लाखों किकियू स्थानीय जनजाति के लोग भूमिहीन हो गए। 1952 से 1959 तक कीनिया आपातकालीन स्थिति में रहा तथा यहाँ माऊ विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ पूरे जोर शोर से चला। यूरोप की गोरी जातियों कीनिया की अश्वेत लोगों को निम्न कोटि का मानती थी। इस सिद्धांत की तीव्र प्रक्रिया हुई और कीनिया में राष्ट्रवाद का प्रसार होने लगा। राष्ट्रवाद को मुख्य प्रेरणा जातीय समानता के सिद्धांत से मिली। पश्चात संपर्क और पाश्चात्य साहित्य ने भी कीनिया के प्रबुद्ध लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाई, किंतु 1956 तक माऊ विद्रोह हुई तरह कुचल दिया गया। विद्रोह पूरी
तरह कुचल दिया गया। इस विद्रोह से यह सिद्ध हो चुका था कि कीनिया के लोग राष्ट्रवाद की भावना से भर चुके थे और उन्हें अधिक समय तक गुलाम नहीं बनाया जा सकता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई अफ्रीकी देशों ने स्वतंत्रता की लहर आई। विश्व युद्ध के कारण उपनिवेशी शक्तियों कमजोर पड़ चुकी थी। परिणाम स्वरूप कीनिया में भी 1957 में पहले प्रत्यक्ष चुनाव कराए गए। अंग्रेजों ने सोचा था कि वहां उदारवादियों को सत्ता सौंप दी जाएगी, किंतु जोमो केनियाटा की पार्टी कीनिया अफ्रीकन नेशनल यूनियन ने अपनी सरकार बना ली और 12 दिसंबर 1963 को कीनिया आज़ाद हो गया। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन तथा कीनिया के स्वतंत्रता संघर्ष की तुलना। समानताएं। नंबर 1, दोनों ही देशों का साम्राज्यवादी शक्तियों ने शताब्दियों तक शोषण किया, अतः दोनों ही आर्थिक पिछड़ेपन और सामाजिक रूढ़िवादी से पीड़ित रहे। दोनों ही देशों की राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक दुर्बलता का लाभ उठाकर यूरोपीय शक्तियों ने यहाँ उपनिवेशवाद और वन उपनिवेशवाद का प्रसार किया। नंबर 2, दोनों ही देशों में राष्ट्रवाद की लहर फैली। दोनों ही देश उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद के विरोधी थे। दोनों देशों के लोगों ने पूरी ताकत से उपनिवेशवादी शक्तियों का विरोध किया और अंत में इससे सफलता पाई। नंबर 3, अपने आर्थिक सामाजिक विकास के लिए दोनों ही महाद्वीप विदेशी सहायता लेने के लिए विवश हो गए। अंततः सहायता लेने वाली शक्तियों को सहायता प्राप्त देशों में अपना राजनीतिक प्रभाव स्थापित करने के पर्याप्त अवसर मिलते रहते हैं। असमानताएं। नंबर 1, भारत का राष्ट्रवाद कीनिया के मुकाबले अधिक परिपक्व था। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों ने भाग लिया। जातीय, भाषीय तथा धार्मिक आधार पर विभाजित सभी वर्ग राष्ट्रीयता के प्रश्न पर एकजुट हो गए, जबकि कीनिया में राष्ट्रीय आंदोलन स्थानीय जनजातियों द्वारा ही चलाए गए। जब इन स्थानीय जनजातियों को अपनी रोजी रोटी छिनती नजर आई तो इन्होंने विद्रोह कर दिया। इसके विद्रोह में वह एकता दिखाई नहीं देती जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विद्रोह में दिखती है। नंबर 2, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन अधिकांश अहिंसक तथा शांतिपूर्ण रहा, केवल कुछ अपवादों को छोड़कर, क्योंकि यहाँ राष्ट्रवादी नेता सुनियोजित कार्यक्रम चलाते थे। उसके पीछे राष्ट्रवाद की एक लंबी परंपरा की तथा महात्मा गांधी जैसे चमत्कारिक व्यक्तित्व के नेता थे जो अहिंसा के पुजारी थे। कुछ के अपवादों को छोड़कर दे तो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन उतना उग्र नहीं था जितना कीनिया का था। रंग भेद और कबीलेवाद की समस्याओं का सामना कीनिया को करना पड़ा। कीनिया के नेता भारतीय नेताओं की तुलना में अधिक उग्र रहे। नंबर 3, भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों का कारण यहाँ के शिक्षक वर्ग द्वारा राष्ट्रीय चेतना का प्रसार करना था। यहाँ के प्रबुद्ध वर्ग ने फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति आदि के समानता, स्वतंत्रता तथा न्याय जैसे विचारों को आम जनता तक पहुंचाया। भारत में शिक्षा का प्रसार कीनिया के मुकाबले अधिक था, इसलिए कीनिया में स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे विचारों को फैलने में काफ़ी समय लगा। वहाँ राष्ट्रवादी विचार देश से फैले। इस प्रकार हमने देखा कि भारत और कीनिया के स्वतंत्रता संघर्ष में काफ़ी समानताएं थी, किंतु साथ ही काफ़ी असमानताएं भी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।